डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर लिए थे, यहाँ तक हम बात कर लिए थे पिछले वीडियो में। अब नेक्स्ट बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, CIP रूल और नेमिंग ऑफ कायरल सेंटर्स इन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स। जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, उनका नेमिंग कैसे किया जाता है। ठीक है, कायरल सेंटर का। ओके, तो ऑप्टिकल है तो कायरल सेंटर बोलेंगे। ठीक, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस ट्रांस या इजेड कैसे नेमिंग किया जाता है। ठीक है, तो पहले ये साइंटिस्ट है कॉन इनगोल्ड प्रीलॉक। ठीक है, इसी के नाम पे पड़ा CIP रूल, कॉन इनगोल्ड प्रीलॉक। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो प्रियॉरिटी हम देंगे नेमिंग में, तो सबसे पहले आएगा जिसका एटॉमिक नंबर हाई रहेगा, फिर उसके बाद उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस दिया हुआ आपका कि व्हाट इज द प्रियॉरिटी ऑफ द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूएंट्स अकॉर्डिंग टू द कॉन इलगोल्ड प्रीलॉग रूल्स। ठीक है, तो ब्रोमीन्स का सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ब्रोमीन्स का उसके साथ CH2 है, फिर क्लोरीन्स का उसके साथ CH2 है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर CH3 का होगा। तो इस आर्डर में होगा। तो फिर इन्होंने कहा कि इफ द एरो इज गोइंग क्लॉकवाइज, तो इन्होंने देखा कि फिशर प्रोजेक्शंस में, ये क्या है, फिशर प्रोजेक्शंस में। ठीक, अगर हम क्लॉकवाइज, अगर किसी ग्रुप को हमने रख दिया कि फर्स्ट है ये, सेकंड है ये, थर्ड है ये, फोर्थ है ये, फोर्थ वाले को हमेशा फिशर प्रोजेक्शंस में देखेंगे कि ये सबसे पीछे है, पीछे की तरफ है। ठीक है, और फर्स्ट वाले प्रियोरिटी को जो रखेंगे वो वहां से शुरू करेंगे, फर्स्ट वाले से शुरू करेंगे। अगर ये क्लॉकवाइज जाता है, जैसे ये जा रहा है क्लॉकवाइज, तो इसको कहेंगे आर, और एंटी क्लॉकवाइज जाएगा इस तरह से, तो कहेंगे यस। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो यस। इफ द एरो इज गोइंग क्लॉकवाइज देन द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन इज आर एंड द कायरल सेंटर विल बी असाइंड आर, rectus means right, and if the arrow is anti-clockwise then the absolute configuration is yes and the chiral center will be assigned yes। इसका मतलब होता है sinister means left। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज या राइट लेफ्ट की तरफ तो यस, और क्लॉकवाइज राइट की तरफ आर। ओके, तो ये जनरल रूल हो गया। ठीक, अब लेकिन इसमें एक्सेप्शन है। वन इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर इज दैट इफ द लोएस्ट पीरियोडिक ग्रुप इज ऑन द वर्टिकल लाइन, अगर फिशर प्रोजेक्शंस में वर्टिकल लाइन में है तब तो ये चीज ठीक है, ऐसे ही होगा। क्लॉकवाइज में होगा तब आर होगा, और एंटी क्लॉकवाइज में होगा तो यस होगा। देन assign the compound as set clockwise R and counterclockwise yes या anti-clockwise yes। But if the lowest priority group is on the horizontal line, अगर horizontal line में है then the compound will be assigned opposite configurations। Okay, तो क्या करेंगे हम, अपोजिट कॉन्फ़िगरेशंस। देखो ऐसे, अब इसमें क्या है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप का जो है OH है। ऑक्सीजन पहले आता कार्बन के, कार्बन से ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका, ऑक्सीजन का, तो प्रायोरिटी किसकी रहेगी, OH की। OH की पहले प्रायोरिटी। ठीक है, इस वाले में देखेंगे तो OH की पहले प्रायोरिटी देंगे। ठीक, और फिर आएगा CH, H के बाद आ रहा है O। ठीक है, तो फिर दूसरे नंबर पे CHO। ठीक है, OH CHO फर्स्ट प्रायोरिटी OH, देन सेकंड, और इसको फोर्थ पे रखते हैं, लोवेस्ट प्रायोरिटी को फोर्थ पे। ये सबसे पीछे है, इसको हम नहीं मान रहे हैं अभी। ठीक है, क्या कर रहे हैं कि ये सबसे पीछे है। ठीक, पहला, दूसरा, फिर तीसरे पे है CH2OH। ठीक, तब ये क्या जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। क्या जा रहा है ये, एंटी क्लॉकवाइज, या लेफ्ट को जा रहा है। लेफ्ट को जा रहा है तो ऑन द बेसिस ऑफ CIP रूल्स क्या होना चाहिए कि अगर इफ द एरो इज गोइंग क्लॉकवाइज तो क्या होगा, आर होगा, और ये क्या जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है, क्या जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तब होना चाहिए यस। लेकिन अब एक्सेप्शन इसमें क्या था कि एक्सेप्शन था कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, अगर ये रूल तब फॉलो होगा जब वर्टिकल लाइन पे होगा। ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, इसमें क्या है, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। अगर इस वर्टिकल लाइन पे होगा तो होता, तो इसका होता नेमिंग यस होता, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है यस होता। लेकिन ये लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है, अर्जेंटल पे है, तो इसका क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। क्या होगा, एस न होकर के क्या होगा, आर होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन यही आते हैं। ठीक, तो फिर सेकंड वाले में देखिए, सेकंड वाले में देखिए, सेकंड वाले में OH पहला, फिर COH दूसरा। ठीक, फिर CH3। ठीक, ये क्या जा रहा है, क्लॉकवाइज, मतलब राइट को, तो होना चाहिए, होना क्या चाहिए, आर होना चाहिए। लेकिन हॉरिजॉन्टल ग्रुप फिर यहाँ भी क्या है,
लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो भी इसका फिर क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, आर की जगह पे क्या हो जाएगा, एस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ओके, फिर तीसरे में देखिए NH2, ठीक है, NH2 पे पहले होगा, फिर दूसरे पे COH, ठीक, फिर CH3, ये क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स यस होना चाहिए, लेकिन हर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप किस पे है, हॉरिजॉन्टल पे है। अगर यहीं यहाँ रहता एच, यहाँ CH3 रहता तब तो ये एस होता, ठीक है, लेकिन एच कहाँ है, हॉरिजॉन्टल पे है, तो क्या होगा, आर होगा। ओके, फिर इसमें देखिए, तो इसमें दो स्टीरियो सेंटर हैं, क्या है, दो स्टीरियो सेंटर है, मतलब दो कायरल सेंटर हैं, स्टीरियो सेंटर या कायरल सेंटर बोलते हैं, ठीक है, तो दो स्टीरियो सेंटर हैं। तो इसमें क्या है, इसकी नेमिंग ऐसे करेंगे, इसको एज ए होल मानेंगे दूसरा ग्रुप, ठीक है, एज ए होल कार्बन से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर यहाँ कार्बन है, फिर ये ग्रुप है, तो ये थर्ड नंबर पे आएगा NH2, फिर COH, फिर ये वाला पूरा तीसरा, ठीक है, ये पूरा ग्रुप तीसरा। तो ये क्या हो रहा है, अब फिर यहाँ भी देखेंगे लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है, हॉरिजॉन्टल पे है, तो एंटी क्लॉकवाइज है तो यस होना चाहिए, ठीक है, तो ये क्या होगा, आर होगा, ए वाला सेंटर क्या होगा, आर होगा। फिर इसको देखेंगे दूसरे वाले स्टीरियोजेनिक सेंटर को, ठीक, OH को, फिर इसमें क्या है, फिर CH3, ठीक, फिर ये तीसरे पे आएगा, ठीक, फिर यहाँ भी हॉरिजॉन्टल पे ही है लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, तो क्या होगा, ये कहाँ जा रहा है, ये हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज तो होना चाहिए यस, लेकिन होगा क्या, आर। ओके, तो अगर वर्टिकल लाइन पे फिशर प्रोजेक्शंस में रहेगा, ठीक है, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, तो क्लॉकवाइज में अगर जाएगा तो होगा आर, एंटी क्लॉकवाइज में होगा तो यस होगा, लेकिन अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे है फिशर प्रोजेक्शंस में, तो वो उसका उल्टा होगा। ओके, नेक्स्ट, इन द एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन, व्हाट इज द डायहेड्रल एंगल, ठीक है, अब डायहेड्रल एंगल्स क्या होता है, एक्लिप्स कन्फर्मेशंस में डायहेड्रल एंगल्स मतलब कि ये पूछ देगा कि इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में कितना एंगल्स है, ये वाला एंगल्स है ना, तो इक्लिप्स पूछ रहा है, इक्लिप्स का मतलब होता है कि यही है, देखो हम बात किए थे कन्फर्मेशनल आइसोमर्स का, तो आपके सिलेबस में है इथेन और ब्यूटेन, इथेन और ब्यूटेन का हमको कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ना है। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में तीन टाइप का आइसोमेरिज्म होते थे, पहला होता था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जिसमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, और दूसरा था कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में रिस्ट्रिक्शंस था, डबल बॉन्ड के अलांग रोटेशंस रिस्ट्रिक्शन था, जबकि कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में रोटेशंस कहाँ होता है, अलोंग द सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है, सब बॉन्ड क्या है, सिंगल है, CH3 है, ठीक है, C2H6 है ये, है ना, इथेन C2H6 है, क्या है, C2H6 है, ठीक, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड के अलांग, कार्बन इसका कार्बन CH3 का, एक CH3 का कार्बन, कार्बन कार्बन बॉन्ड के अलांग रोटेशंस के कारण जैसे व्हील बन रहा है, एक CH3 का पत्ती इधर है, एक H ऐसे एक व्हील इसके पीछे है, ठीक है, तो पहले वाले का जो है, कैसे देखो इसको कैसे करते हैं हम, ठीक है, ये वाला जो फार्मूला था इसको फिशर प्रोजेक्शंस बोलते थे, क्या बोलते थे, फिशर प्रोजेक्शंस, और इस वाले डिनोशन को हम बोलते हैं न्यूमान प्रोजेक्शंस। तो फिशर प्रोजेक्शंस में कैसे करते थे, ऐसे करते थे, ठीक है, और न्यूमान प्रोजेक्शंस में क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, गोला बनाते हैं, तो पहला जो सब ऊपर वाला रहेगा तो वहां कार्बन जो है सेंटर से हम शुरू करेंगे, इसको खींचेंगे सेंटर से, और दूसरा वाला जो नीचे रहेगा उसको हम शुरू करेंगे सरकमफ्रेंस से, देख रहे हो, ये सरकमफ्रेंस से शुरू किया हमने, ठीक है, लेकिन इसको क्या यहाँ से शुरू किया, सेंटर से शुरू किया, मतलब कि इसका सेंटर कार्बन और इसका कार्बन, कार्बन कार्बन क्या है, बॉन्ड है, तो इसी के अलांग क्या रोटेशन हो रहा है, रोटेशन के कारण ये तीन टाइप का कन्फर्मेशन या तीन टाइप का आइसोमर फॉर्म कर रहा है, इथेन जो है तीन टाइप का आइसोमर फॉर्म कर रहा है, एक होता है इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, दूसरा होता है स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, तीसरा होता है स्क्यू या इसी को कहते हैं गॉच। अब कितने पे रोटेट हो रहा है, अगर ये पूरा रोटेट इसके सीधे नीचे है, ये इसके सीधे नीचे है, दिख तो रहा है लेकिन इसके सीधे नीचे है, ये हाइड्रोजन्स ये वाला इसके सीधे नीचे है, तो ऊपर वाला जो रिंग रहता है वो कहाँ से शुरू होता है, सेंटर से,
और नीचे वाला जो है रिंग के सरकमफेरेंस से हम लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे न्यूमैन प्रोजेक्शंस, ऐसे ये क्या है, न्यूमैन प्रोजेक्शंस, न्यूमैन प्रोजेक्शंस ऑफ इथेन, ठीक है। वो क्या था, फिशर प्रोजेक्शंस, न्यूमैन प्रोजेक्शंस में ऐसे। तो पूछ रहा है कि इन द एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन, तो ये सब क्या है, आइसोमर्स। और किस टाइप के आइसोमर्स हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हैं या कन्फर्मर, क्या है ये, कन्फर्मर है, ठीक है। इन द एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन, तो कन्फर्मर कैसे फॉर्म होता है, रोटेशन से अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन, व्हाट इज द डायहेड्रल एंगल, तो एक्लिप्स्ड ये वाला है, ये सीधे इसके ऊपर क्या है, ओवरलैप कर रहा है, तो मतलब कि एच सी फिर एच, है ना, इसके बीच बॉन्ड क्या है, जीरो है, क्या है, जीरो है, ठीक है। उसी तरह स्टैगर्ड में क्या होगा, स्टैगर्ड में क्या होगा, अब ये पूरा होता है 360, ठीक है। तब 360 अगर तीन पार्ट में डिवाइड है, तीन पार्ट में डिवाइड है, मतलब एक वाला एंगल ये क्या होगा, 120 होगा, क्या होगा, 120 होगा ये, है ना, 120 इंटू 3 मतलब 360, तो 120 होगा ये। 120 को अगर इसके बीच और इसके बीच एंगल देखेंगे हम, इसके बीच और इसके बीच देखेंगे एंगल, तो इसी को बोलेंगे डायहेड्रल एंगल। तो स्टैगर्ड वाले में डायहेड्रल एंगल कितना हो जाएगा, 60, 120 का आधा 60, ठीक है। तो स्टैगर्ड वाले में इथेन के कितना होगा, 60, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन, तो हमारे सिलेबस में इथेन और एन ब्यूटेन्स का है, ठीक है। तो एन ब्यूटेन्स में जो होता है कि CH3CH2, CH3CH2, उसका भी ऐसे लिखा हमने, ठीक। तो एन ब्यूटेन्स में तीन टाइप के कन्फर्मर होते हैं, ठीक है। इसमें मेनली इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड होता है, SQ का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, या गॉच का, ठीक है। तो इसमें तीन होता है। एंटी एक्लिप्स्ड, एंटी कब होगा, जब CH3 ग्रुप यहाँ है और इसके सीधे एंटी में CH3 ग्रुप है। दूसरा वाला जो ऊपर है, ऊपर साइड में, उसका CH3 ग्रुप कहाँ है, एंटी में है, इसके CH3 यहाँ है, इसके एंटी में CH3 यहाँ है, तब इस कन्फर्मर को क्या बोलेंगे, इस आइसोमर्स को क्या बोलेंगे, एंटी आइसोमर्स या एंटी कन्फर्मर, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, एक्लिप्स्ड, जब ACH3 ऐसे ऐसे है, ठीक है, यहाँ पे है, ठीक। और इसको बोलेंगे गॉच, इसको बोलेंगे गॉच, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन, ठीक है। तो एन ब्यूटेन का सबसे स्टेबल कन्फर्मेशन होगा एंटी कन्फर्मेशन, क्यों, क्योंकि जो CH3 ग्रुप है इसके ऊपर नहीं है, इसके ऊपर रहता तो बल्कि ग्रुप हो जाता है। बल्कि ग्रुप मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा, स्टेरिक हिंड्रेंस जानते हो, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में जितना ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी कम होगी, ठीक है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस या रिपल्सन ज़्यादा होगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। लेकिन अगर रिपल्सन कम होगा, जो है CH3 ग्रुप बहुत दूर दूर हो गए 180 पे, तो क्या है इसमें 180 पे हो गए, तो इसमें पूछ देगा कि डायहेड्रल एंगल, एंटी कन्फर्मेशन में इथेन के, एन ब्यूटेन के एंटी कन्फर्मेशन में डायहेड्रल एंगल कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। और स्टेबिलिटी क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, और एनर्जी क्या होगा, कम होगा। तो दो ऑर्डर होता है, स्टेबिलिटी और एनर्जी। एनर्जी जितनी ही कम रहेगी, एनर्जी जितनी मिनिमम रहेगी, स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा रहेगी। किसी के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है तो ज़्यादा उछल कूद करता है, ठीक है, तो स्टेबल नहीं रहता है। जिसके पास एनर्जी कम रहती है वो स्टेबल रहता है, ठीक। तो स्टेबल का मतलब क्या, कि ये दोनों दूर दूर हैं, एंटी कन्फर्मेशन। तो एन ब्यूटेन का एंटी कन्फर्मेशन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, मीन्स इट इज हैविंग मिनिमम एनर्जी, ठीक है। उसके बाद आता है एक्लिप्स्ड। एक्लिप्स्ड में ऐसे होता है, इसका क्या है, CH3 और CH3 के बीच देखेंगे डायहेड्रल एंगल, CH3 यहाँ है एक, और एक CH3 यहाँ है 120 पे, ठीक है। तो इसके बीच कितना एंगल हुआ, 120, ठीक है, कितना हुआ, 120, ठीक। और एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। एक्लिप्स के केस में एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। फिर गॉच, गॉच में क्या है, CH3 और इस CH3 के बीच कितना है एंगल, 60 है, एंगल क्या है, 60 है। तो एंगल इसके बीच डायहेड्रल एंगल पूछ देगा तो इसके बीच क्या है, 60 है, ठीक है। तो इन केस ऑफ एक्लिप्स, इन केस ऑफ इथेन सबसे
जो है स्टेबल कन्फर्मेशन क्या होगा, स्टेगर्ड कन्फर्मेशन। सबसे स्टेबल कन्फर्मेशन स्टेगर्ड कन्फर्मेशन। इन केस ऑफ एन ब्यूटेन सबसे स्टेबल कन्फर्मेशन क्या होगा, एंटी कन्फर्मेशन। ठीक है, तो दो क्वेश्चन बनेंगे। इन द एंटी कन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन व्हाट इज द डायहेड्रल एंगल बिटवीन द टू मिथाइल ग्रुप्स। ठीक है, तो पूछा कि एंटी कन्फर्मेशन में दो मिथाइल के ग्रुप में डायहेड्रल एंगल कितना होता है, तो 180। कितना होता है, 180। 180 पे है ना, एक इधर एक इधर। ठीक है, 180। Which of the following statement is true about the conformation of ethane and butane। ठीक है, ईथेन और ब्यूटेन के कन्फर्मेशन पे कौन सा पॉइंट सही है। बोथ ईथेन एंड ब्यूटेन एग्जिस्ट ओनली इन द स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। नहीं, ये स्टैगर्ड बहुत सारे होते हैं। ईथेन हैज ओनली टू कन्फर्मर, स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स्ड। जबकि इसकी भी होता है, इसको गॉच भी कहते हैं, GAUCHE, गॉच। ठीक है, तो इसके पास स्टैगर्ड, इक्लिप्स्ड और गॉच भी होता है। वाइल ब्यूटेन हैज मल्टीपल कन्फर्मेशन इंक्लूडिंग एंटी गॉच एंड एक्लिप्स्ड, एंटी गॉच एंड एक्लिप्स्ड। ठीक है, तो ये वाला सही होगा। फाइंड द करेक्ट ऑर्डर फॉर रिलेटिव एनर्जी ऑफ द इथेन कन्फर्मेशंस। अब रिलेटिव एनर्जी, तो एनर्जी जिसकी सबसे कम होगी, ठीक है, वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। एनर्जी सबसे, तो रिलेटिव एनर्जी, तो एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, एक्लिप्स्ड की ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे पे पास पास हैं, पास पास हैं, तो रिपल्सन होगा। रिपल्सन मीन्स एनर्जी सबसे ज़्यादा। ठीक है, फिर स्टैगर, फिर स्क्यू वाला, स्क्यू वाला। ठीक है, स्क्यू वाला क्या है, ऐसे है। स्क्यू वाला का फिर थोड़ा सा दूर है, फिर स्टैगर्ड वाले में बहुत ज़्यादा दूर है। ठीक है, तो स्टैगर्ड का सबसे कम एनर्जी, फिर स्क्यू का, फिर इक्लिप्स्ड का। ठीक है, इथेन में फिर इस स्टैगर्ड, स्क्यू, फिर इक्लिप्स्ड। ओके, असाइंड ई आर जेड कॉन्फ़िगरेशन टू द गिवन कंपाउंड्स। तो हम ई जेड कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या करते हैं, देखो ई जेड कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या करते हैं कि ई जेड कॉन्फ़िगरेशन जो डबल बॉन्ड के कार्बन अटैच होते हैं उसमें करते हैं हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, और ई जेड कॉन्फ़िगरेशन जो डबल बॉन्ड से अटैच होते हैं उसमें हम देखते हैं। ठीक है ना, तो इसमें करते क्या है कि rank the two atom directly attached to the pi bond by atomic number, higher atomic number higher priority। जिसके एटॉमिक नंबर हाइयर रहेगा, अब देखो ब्रोमीन का सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर है, फिर कितना है, क्लोरीन का है। ठीक है, तो ब्रोमीन का, अब इस इधर देखो, इस वाले साइड में इसको ऐसे डिवाइड कर दो, इस वाले साइड में देखो ब्रोमीन का किसका है, और फ्लोरीन्स का ज़्यादा है। ब्रोमीन का ज़्यादा है फ्लोरीन से। ठीक है, तो इसको नंबर 1 रखोगे। अब इधर देखो क्लोरीन्स का ज़्यादा है CH3 से, तो इसको नंबर 1 रखोगे। तो क्लोरीन और ब्रोमीन सबसे हाईएस्ट प्रियोरिटी ग्रुप वाले क्या हो गए, एक साइड हो गए, इस साइड हो गए। अगर एक साइड हो गए तो मतलब इसको क्या बोलते हैं, जेड, जूसामेन। क्या बोलते हैं, जूसामेन। ब्रोमीन क्लोरीन सेम साइड, तो इसको क्या बोलते हैं, जूसामेन, है ना। क्या बोलते हैं, जूसामेन। सेम साइड मतलब जूसामेन, जूसामेन का मतलब होता है सेम साइड। अगर यही हाईएस्ट प्रियोरिटी ग्रुप, अब ऐसे देखो इसमें क्लोरीन और ब्रोमीन हाईएस्ट प्रियोरिटी ग्रुप हैं, ये दोनों अपोजिट साइड में हो गए डबल बॉन्ड के। ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में हो गए, तब इसको बोलते हैं एंटाजीजन। एंटाजीजन, या इसका मतलब होता है अपोजिट। एंटाजीजन ई से रिप्रेजेंट करते हैं, एंटाजीजन मतलब अपोजिट। ओके, तो इस वाले कंपाउंड्स में देखो, तो हाइड्रोजन से ज़्यादा क्या है, इस वाले पे देखो ऐसे। ठीक है, अब 1 नंबर और 2 नंबर, फिर 1 नंबर 2 नंबर, तो एक हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला कहाँ है, इधर है, दोनों अपोजिट में हैं, तो क्या होगा, ई कॉन्फ़िगरेशन, एंटाजीजन। एंटाजीजन ई कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ई है। ठीक है, हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले कहाँ हैं, अपोजिट। अगर CH3 इधर हो जाता तो क्या होता, जेड कॉन्फ़िगरेशन हो जाता। क्या हो जाता, जेड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आप कर सकते हैं। अब देखो, ये होता है फिशर प्रोजेक्शंस, ये होता है फिशर प्रोजेक्शंस, ये होता है सॉहर्स प्रोजेक्शंस। सॉहर्स प्रोजेक्शंस में ऐसे हम देखते हैं कि एक मतलब ये है बॉन्ड है, ये हमको सामने तरफ दिख रहा है, बॉन्ड क्या दिख रहा है, हमको सामने की तरफ दिख रहा है, और इसमें क्या है कि ऐसे ऐसे लगा दिए हैं, ये पीछे है और ये ऐसे ऐसे है। ठीक है, और फिर वही न्यूमॉन में क्या होता है कि
ये व्हील है, व्हील के पीछे है तीन, एक कार्बन, उससे 4 ग्रुप अटैच है या 3 ग्रुप अटैच है, 4 ग्रुप, और एक कार्बन जो है इधर है, ठीक है, उससे 3 ग्रुप अटैच है। ठीक, तो इस टाइप के कन्फर्मेशन को क्या बोलते हैं? न्यूमैन प्रोजेक्शंस। इस टाइप के राइटिंग को इसको बोलते हैं साहर्स, इसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शंस। ठीक है, ये हो गया एजर कॉन्फ़िगरेशंस। अब which of the following is the most stable conformation of ethane? इथेन का जो है मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन क्या है? इथेन का पूछा है ना, तो इथेन, इथेन का मोस्ट होता है क्या? स्टैगर्ड। इथेन का क्या होता है? सबसे ज़्यादा स्टेबल स्टैगर्ड होता है। सबसे ज़्यादा क्या होता है? स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। ये हमने ब्यूटेन का लिख दिया यहाँ। तो किसका पूछा है? ये इथेन का। ठीक है, और ब्यूटेन का पूछेगा तो एनटी होता है। ठीक है, स्टैगर्ड कन्फर्मेशंस। ठीक है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम इन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर। कायरल कार्बन ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या होंगे? ठीक है, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये होता है, देख लो, CH2OH। ये वाले कार्बन को देखो, या फिर शुरू करते हैं यहाँ से। ठीक है, कहाँ से शुरू करते हैं? ये C डबल बॉन्ड है, तो हम हमेशा बात करते हैं कि कायरल कार्बन के लिए 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होना चाहिए। ठीक है, 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होना चाहिए। तो अब देखो ग्लूकोज में क्या है? ग्लूकोज में क्या है? इस कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप है नहीं, C डबल बॉन्ड O है, 3 ही है, H C डबल बॉन्ड O और ये है, तो ये तो कायरल है ही नहीं। ठीक, फिर यहाँ देखो ये है, एक CHO है और एक H है, एक OH है और ये पूरा ग्रुप, ये कायरल है 1 नंबर। ये है कायरल, हाँ, इससे भी 4 ग्रुप अटैच है, ये वाला और H OH और ये वाला, ये भी कायरल है 2। फिर ए भी कायरल है, फिर ए भी कायरल है, ये वाला कायरल है नहीं, क्योंकि 2 हाइड्रोजन से सिमिलर है, ये भी कायरल नहीं है। तो कितने कायरल हैं? एक, दूसरा नंबर वाला, तीसरा नंबर वाला, चौथा नंबर वाला और पांचवा नंबर वाला। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन सा कार्बन होता है जो कायरल होता है, तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो है ग्लूकोज में कायरल होता है। ठीक है, और फ्रक्टोज में उसी तरह देखो, फ्रक्टोज में, ठीक, ये वाला कायरल नहीं होगा, CH2OH है, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, दो, पहला दूसरा नहीं है। ठीक है, पहला दूसरा नहीं है। अब ये वाला होगा, हाँ, क्योंकि ये वाला ग्रुप है पूरा और ये अलग है, ये वाला OH अलग है, ये वाला अलग है, ये होगा एक। तो तीसरा वाला एक, फिर ये भी होगा चौथा और पांचवा, तो तीसरा, चौथा, पांचवा ये वाले में सिमिलर है हाइड्रोजन्स। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा कायरल, तो तीसरा, चौथा, पांचवा भी इसमें क्या होगा? कायरल होगा। तो फ्रक्टोज में 4, फ्रक्टोज में 3 और ग्लूकोज में 4 कायरल कार्बन होते हैं। ठीक है, फ्रक्टोज में 3 और ग्लूकोज में 4 कायरल कार्बन होते हैं। नंबर ऑफ कायरल एटम इन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर 4 इन ग्लूकोज एंड 3 इन फ्रक्टोज। In which type of molecule is the DL nomenclature system most commonly used? तो किसमें DL nomenclature यूज करते हैं? अब DL nomenclature क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब है ना, इसके क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, इन विच टाइप ऑफ DL nomenclature सिस्टम, DL nomenclature किस में यूज करते हैं? कार्बोहाइड्रेट एंड अमीनो एसिड्स में। ठीक है, किसमें? याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट एंड एमिनो एसिड्स में। इन द डीएल सिस्टम व्हाट इज द रेफरेंस मॉलिक्यूल यूज्ड टू डिटरमाइन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अदर स्टीरियोआइसोमर्स? ठीक है, तो इसमें हम रखते हैं डीएल नॉमेनक्लेचर में ग्लिसरल्डिहाइड, है ना, ग्लिसरल्डिहाइड को हम रेफरेंस मटेरियल, मतलब इसके कंपैरिजन में ये CHO है ना, CHO के कंपैरिजन में अगर ये OH ग्रुप लेफ्ट की तरफ है ना, ये कार्बन है, ये चीजें हैं, अगर ये लेफ्ट की तरफ है तो यल ग्लिसरल्डिहाइड बोलेंगे, अगर यही राइट की तरफ है तो डी ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, तो रेफरेंस क्या होता है? CHO, है ना, क्या होता है? CHO। ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड इसमें क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ग्लिसरल्डिहाइड ग्लिसरॉल होता है ये। ठीक है, और एल्डिहाइड अगर OH रहेगा तो ग्लिसरॉल, ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक, तो यल ग्लिसरल्डिहाइड अगर OH लेफ्ट में रहेगा, उसी तरह यल ग्लूकोज, डी ग्लूकोज। ठीक है, OH अगर इससे CHO से
अटैच्ड OH जो है अगर लेफ्ट में है तो एल ग्लिसरॉल्डिहाइड और राइट में है तो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड या डी ग्लूकोज। ठीक है, तो बस इतना था। और ये एक्सेप्ट एक्सपेक्ट न करें कि क्वेश्चंस हूबहू यही आने वाले हैं। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी तो सब क्वेश्चन कर जाएंगे। ठीक है, तो अब कुछ छोड़ा नहीं हमने सिलेबस में, सब हमने कवर कर दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन इसी में से आने हैं, चाहे वो अलग तरीके से पूछे जाएं। ठीक है, ओके, तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू।